अब हम थोड़ा गहराई से चलें, इसके भारतीय संविधान के स्वरूप को समझने की कोशिश करें कि भारतीय संविधान में इस तरह की व्यवस्था को कैसे परिभाषित किया गया है, कैसे जोड़ा गया है। सवाल यह आता है कि भारतीय संविधान जो है वो संघात्मक है या एकात्मक? क्या हम फेडरल हैं या हम यूनिटरी हैं? ये एक सोचने वाली बात है। तो भारतीय संविधान का नेचर कैसा है? व्हाट इज द नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऊपरी हिस्सा अपेरेंटली भारत का जो संविधान है वो संघात्मक दिखाई देता है, क्योंकि यूनियन ऑफ स्टेट्स है, दो तरह की सरकारें दिखती हैं, स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर है, लिखित संविधान दिखता है, आदि आदि। तो ऊपर से हम संघात्मक हैं, लेकिन जब व्यवहारिक बात होती है, डे टू डे लाइफ में जो हम अनुभव करते हैं, तो ऐसा मालूम होता है कि भारतीय संविधान एकात्मक है, क्योंकि हम दोहरी नागरिकता की बात नहीं कर सकते, स्वतंत्र होने की बात नहीं कर सकते। कोई राज्य छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ कल्पना भी नहीं कर सकता कि वह ऐसा सोचे कि हम भारत देश से अलग हो सकते हैं, क्योंकि ये तो भारत का हिस्सा है। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक क्षमता या प्रशासनिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए राज्यों का निर्माण किया गया है, और ऐसी स्थिति में ये राज्य राष्ट्र का रूप नहीं ले सकते। तो ये बहुत विचारणीय प्रश्न है कि भारत का संविधान है क्या। डॉक्टर के.पी. मुखर्जी, उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान असंघीय अथवा एकात्मक है, या तो असंघीय है और एकात्मक है। वियर, उन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान एक ऐसी शासन प्रणाली जो अधिकाधिक अर्धसंघीय अर्थात संघीय पूर्ण रूपेण नहीं है, अधिकाधिक ज़्यादा से ज़्यादा अर्धसंघीय है। यह एक ऐसे एकात्मक राज्य की स्थापना की बात करता है जिसमें संघात्मक शासन के तत्व गौण रूप में हैं। एकात्मक शासन की बात, लेकिन संघात्मक तत्वों का जो इसमें पुट है वह गौण है, मेजर नहीं है, माइनर ज़्यादा नहीं है, लेकिन है ज़रूर। अर्थात निष्कर्ष ये कि भारत की जो शासन व्यवस्था है उसमें संघ भी है और उसमें एकात्मक स्ट्रक्चर भी है। इस संबंध में जी.एन. जोशी, जो स्वयं इस क्षेत्र में एक बड़े विचारक हैं, उनका कहना है कि भारत संघ राज्य नहीं अपितु अर्ध संघ है, हाफ फेडरल है, संघ राज्य नहीं है, यूनियन ऑफ स्टेट नहीं है। वे उसे कुछ इस तरीके से परिभाषित करते हैं कि भारत संघ राज्य नहीं है अपितु अर्ध संघ है, जिसमें एकात्मक राज्य के महत्वपूर्ण तत्वों का समावेश ज्यादा है। इसमें कोई दो मत नहीं कि सभी विचारकों ने इस बात को बारंबार अपने तरीके से कहा है कि एकात्मकता की विशेषताएं हमारे संविधान में ज़्यादा हैं, यूनिटरी स्ट्रक्चर की जो विशेषताएं हैं वो ज़्यादा हैं। किसी ने कहा है संघात्मक विशेषताएं हैं लेकिन गौण हैं, कम हैं। किसी ने कहा है संघात्मक विशेषताएं हैं लेकिन अर्ध संघात्मक से ज़्यादा नहीं। किसी विचारक ने कहा है कि इसे हम अर्ध संघात्मक संघ राज्य ना कह के हम अर्ध संघात्मक कहें, जिसमें एकात्मकता का पुट ज़्यादा है, एकात्मकता राज्य की बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर हम मोर ऑफ यूनिटरी एंड लेस ऑफ फेडरल कह सकते हैं। यदि मैं इसे ऐसा लिखूं तो मोर ऑफ यूनिटरी एंड लेस ऑफ फेडरल। इन सब विद्वानों के जो विचार हैं इसको हम पूरी तरह से उचित या गैर
या अनुचित नहीं कह सकते, क्योंकि भारतीय संविधान न तो असंघीय है, न अर्ध संघीय है और न एकात्मक है। इस संबंध में सत्य से अधिक यदि हम पहुंचना चाहते हैं, सत्य से सबसे निकट, तो डी.एन. बनर्जी की परिभाषा सर्वश्रेष्ठ है। डी.एन. बनर्जी क्या कहते हैं? उनके अनुसार भारतीय संविधान का ढांचा संघीय ढांचा, जो स्ट्रक्चर है जिसमें संविधान जिसके अंदर समाहित है, वह तो संघीय है, परंतु उसका झुकाव एकात्मकता की ओर है। इंक्लाइन टुवर्ड्स यूनिटरी स्ट्रक्चर, संघीय ढांचे के अंदर एकात्मकता का झुकाव। इसी प्रकार प्रोफेसर पायली, जो राजनीति विज्ञान में बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं, उन्होंने लिखा है कि भारतीय संविधान का ढांचा संघात्मक है परंतु आत्मा एकात्मक है। ढांचा संघात्मक परंतु आत्मा एकात्मक। स्ट्रक्चर इज फेडरल बट द सोल इज यूनिटरी। स्ट्रक्चर इज फेडरल बट द सोल इज यूनिटरी। कुल मिला के यदि दुर्गादास बसु की भी बात करें, जिनकी किताबें राजनीति विज्ञान में बड़ी प्रसिद्ध हैं, भारत के संदर्भ में विशेषकर, उन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान न तो पूर्ण संघात्मक और न पूर्ण एकात्मक, वरन दोनों का सम्मिश्रण है। न तो वो संघात्मक है पूर्ण रूपेण, न पूर्ण रूपेण एकात्मक है, बल्कि दोनों का मिश्रण है। अर्थात यदि हम इसे देखें, नाइदर यूनिटरी नॉर फेडरल बट ए मिक्सचर ऑफ बोथ। न वो यूनिटरी है न फेडरल है, बल्कि दोनों का सम्मिश्रण है। ये डी.एन. बासु, डी.एन. बनर्जी और दुर्गादास बसु, इन लोगों की भावनाएं इस बात की ओर इशारा करती हैं, इन विचार इस बात की ओर इशारा करते हैं कि हम कुछ हद तक संघीय हैं, कुछ हद तक एकात्मक हैं, यद्यपि एकात्मकता का पुट थोड़ा ज़्यादा है। ये जो आखिरी के जो दो विचार बताए मैंने, बनर्जी के, पायली और श्री बसु, इनके जो विचार हैं वो पूर्व के विचारकों से, पहले जिनका मैंने जिक्र किया उनके विचारकों से ज़्यादा निकट हैं वास्तविकता के, सत्य के ज़्यादा समीप हैं। क्योंकि भारतीय संविधान जो है वो संघात्मक होते हुए भी एकात्मकता के लक्षणों से भरपूर है। संघात्मक के क्या लक्षण हैं जो हमने अध्ययन किया था? 6 लक्षण। दोहरी नागरिकता, लिखित संविधान, राष्ट्रों का सम्मिश्रण, राष्ट्रों को स्वतंत्र होने के स्वतंत्रता, दोहरी सरकार। ये 6 विशेषताएं संघात्मक प्रणाली की ओर हैं। एक पूर्ण एकात्मक देश की बात करें तो उसकी 15 विशेषताएं होती हैं। तो संख्या की दृष्टि से भी यदि देखा जाए तो भारत में इन 6 विशेषताओं में से, संघात्मक प्रणाली की 6 विशेषताओं में से 3 विशेषताएं हमने ली हैं, और एकात्मकता की जो 15 विशेषताएं हैं जिनका हम अध्ययन करने वाले हैं आगे, उसमें से हमने बहुत सारी विशेषताओं को अपने संविधान में समावेशित किया है। तो इससे भी ये साबित होता है कि भारतीय संविधान जो है उसमें बड़े स्पष्ट लक्षण हैं कि संघात्मक होने के बावजूद एकात्मक लक्षणों से परिपूर्ण है। दूसरे शब्दों में, भारतीय संविधान में संघात्मक और एकात्मक दोनों ही प्रकार के संविधानों के लक्षण विद्यमान हैं, और एकात्मक संविधान या एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं ज़्यादा समाहित की गई हैं। जैसा मैंने बताया, संघात्मक शैली की, संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं
हम जरा भारत के संदर्भ में फिर से देखें कि भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण क्या हैं। भारत को किस संदर्भ में हम कहते हैं कि संघात्मक है, या जिन विचारकों ने कहा है कि वह अर्ध संघात्मक है या संघात्मक है, संघ राज्य है, ऐसी क्या बातें थी जिससे उनको लगा कि भारत एक संघ है। विश्व के संघीय शासन वाले देशों के संविधानों में मुख्य रूप से 4 जो लक्षण पाए जाते हैं वो भारतीय संविधान में है। मैं फिर से दोहराऊं, अधिकतर लक्षण भारत के संविधान में है। पहला लक्षण क्या? लिखित एवं कठोर संविधान। आपको मालूम है कि भारतीय संविधान लिखित संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके साथ ही लिखित होने के साथ ही साथ कठोर भी है। कठोरता का मीनिंग क्या है? कठोरता का अर्थ है कि संविधान में यदि कुछ बदलाव करना है, किसी कानून को बदलना है, तो वो बदलने की प्रक्रिया सरल नहीं है, बड़ी लंबी और कठिन है। बदलने की गुंजाइश है, संविधान के कुछ बिंदुओं को बदला जाने का प्रावधान है, लेकिन उनको बदलने की जो प्रक्रिया है बड़ी लंबी है, इसलिए बड़ी कठोर है। तो ये हो गया कठोर शब्द के मायने कि भारतीय संविधान लिखित होने के साथ साथ संशोधन की दृष्टि से कठोर है। संविधान का अनुच्छेद 368, इसमें जिस संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है उससे भारतीय संविधान को हम लचीला तो कह नहीं सकते। एक लचीला संविधान वह कहलाता है जहां पर थोड़े बहुत प्रोसीजर के साथ संविधान की कुछ चीज़ों को बदला जा सके, कोई विशेष कठिनाई ना हो, चाहे साधारण बहुमत हो या मंत्रिमंडल की ही सिफारिश हो। तो कुछ देशों में जहाँ पर संविधान लचीला है वहाँ पर बड़ी सरलता से संविधान संशोधन करने का प्रावधान है, लेकिन भारत के संविधान संदर्भ में ये प्रावधान इतना सरल नहीं है और इसलिए लचीला नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट फ्लेक्सिबल, अंग्रेजी में से कहते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड, नॉट फ्लेक्सिबल। कुछ संघीय उपबंधों की यदि बात करें तो उसमें तो कुछ संशोधनों में तो 2/3 बहुमत दोनों सदनों में अलग अलग होना चाहिए, और उसके साथ ही साथ आधे से ज़्यादा राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति जरूरी होती है संविधान के कुछ उपबंधों में परिवर्तन के लिए। ये बड़ी कड़ी प्रक्रिया है। एक तो संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास हो संशोधन का, और उसके बाद आधे से ज़्यादा राज्य के विधानसभाएं, विधानमंडल उस पर सहमति दें, तब जाकर संविधान में कुछ परिवर्तन की संभावना रहती है। तो इसे कहते हैं रिजिड, कड़ा, कठोर, लचीला नहीं है। भारतीय संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देश के संविधान की तरह संशोधन की प्रक्रिया साधारण विधि प्रक्रिया से भिन्न एवं जटिल है, और इसीलिए भारतीय संविधान संघात्मक है। तो भारतीय संविधान प्रक्रिया संघात्मक क्यों कही जाती है, उसे हमने यहाँ पे उसका एक बिंदु देखा, और वह पहला बिंदु था लिखित एवं कठोर प्रावधान संविधान। यदि हम भारतीय संविधान के स्वरूप की बात करें तो उसके 2 स्वरूप देखने को मिलते हैं, एक संघात्मक स्वरूप और दूसरा एकात्मक स्वरूप। इसमें कोई 2 मत नहीं कि भारत के संविधान में ये दोनों स्वरूप अपने अपनी हद तक समाहित किए गए हैं। दूसरा बिंदु जो संघात्मक शासन प्रणाली में है और उसे भारत में भी अपनाया गया है, ये साबित करने के लिए कि भारत की संघात्मक व्यवस्था, भारत की राजनीतिक व्यवस्था
प्रशासनिक व्यवस्था संघात्मक है। दूसरा बिंदु है शक्ति का विभाजन। शक्ति का अर्थ मैंने बताया विषयों का विभाजन, मुद्दों का विभाजन, क्षेत्र का विभाजन, भौगोलिक क्षेत्र नहीं, कार्य क्षेत्र का, दायरे का विभाजन। विश्व के जो दूसरे संघात्मक देश हैं या संघात्मक संविधान वाले देश हैं, उसकी तरह भारत में भी संघ और राज्य के बीच शक्तियों को स्पष्ट बांटा गया है, जैसा मैंने पहले बताया। और इस विभाजन का अर्थ है कि राज्य की सरकारें उनको दी गई जो शक्तियां हैं उस पर कानून बना सकती हैं। केंद्र की सरकारें केंद्र को दी गई शक्तियों या विषयों पर कानून बना सकती हैं। और ये बात बड़ी स्पष्ट कर दी गई है हमारे संविधान में, संघात्मक कानूनी संघात्मक शासन व्यवस्था जैसे। संविधान की जो 7वीं सूची है, अनुसूची, उसमें बड़े स्पष्ट रूप से शक्ति विभाजन किया गया है। और शक्ति विभाजन के लिए 3 तरह की सूची बनाई गई है, 3 लिस्ट। पहली संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। संघ सूची अर्थात यूनियन लिस्ट, राज्य सूची अर्थात स्टेट लिस्ट, और समवर्ती सूची का अर्थ अंग्रेजी में है कॉन्करेंट लिस्ट। टू कॉन्कर, CONCUR, टू कॉन्कर का अर्थ होता है सहमत होना। तो यह सहमत वाली सूची है। क्या मायने हैं हम आगे समझेंगे, और फिलहाल हम इतना जानें कि इस प्रकार 3 तरह की सूचियां इसमें दी गई हैं। अब यदि मैं बात करूं 3 सूचियों के बारे में अलग से, तो 42वें संशोधन में जो 1976 में किया गया, थोड़ा सा बदलाव किया गया। ये 3 सूचियों की मैंने जो संख्या बताई, संघ सूची में 97 विषय थे, राज्य सूची में 66 विषय थे और समवर्ती सूची में 47 विषय थे। कुल विषयों की संख्या आप जोड़ेंगे तो 211 आती है। 211 विषयों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया और आप पाएंगे कि सबसे ज़्यादा विषय जो हैं वे संघ सूची में हैं। इससे भी ये साबित होता है कुछ हद तक कि भारत की शासन व्यवस्था संघात्मक क्यों लगती है। 42वें संशोधन का जो मैं जिक्र कर रहा था उसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ। अब राज्य सूची में 66 के बदले 62 विषय आए। कितने? 62। केंद्र सूची में 97 ही रहे, लेकिन समवर्ती सूची जो थी जिसमें पूर्व में 47 थे, अब उनकी संख्या 52 हो गई। तो इस प्रकार विषयों में बदलाव भी संभव है। विषयों को एक सूची से दूसरी सूची में डाला जा सकता है, और इसको डालने का क्षेत्राधिकार किसका है और प्रावधान कैसा है, इस पर हम आगे बात करेंगे। पर इससे भी आपको स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार भारत एक तरीके से यूनिटरी दिखाई देता है इसमें, क्योंकि केंद्र ज़्यादा हावी है। लेकिन ये जो सूचियों की जो पद्धति है यह तो संघात्मक है, इसलिए भारत के संघ व्यवस्था, भारत की शासन व्यवस्था को संघात्मक भी कहा जाता है। समवर्ती सूची वो सूची होती है जिसमें दोनों के सहमति की जरूरत है। कौन दोनों? केंद्र सरकार और राज्य सरकार। दोनों ही सरकारों को समान रूप से कानून बनाने का अधिकार है, एक दूसरे की सहमति के साथ। समवर्ती सूची के विषयों पर संघ और राज्य दोनों के द्वारा बनाए गए कानून में यदि किसी तरह का पारस्परिक विरोध हो जाए, कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि राज्य के द्वारा एक ऐसा कानून बनाया गया जो समवर्ती सूची में तो है, लेकिन
केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून के खिलाफ कुछ हद तक जा रहा है तो संघीय कानून मान्य होगा। अर्थात एक यूनिट है तो संघीय व्यवस्था, लेकिन इस संघीय व्यवस्था में भी डिस्प्यूट या विवाद की स्थिति में संघीय सूची को प्राथमिकता मिलती है। यह ये साबित करता है कि भारत का जो ढांचा संघात्मक तो होगा, लेकिन अंदरूनी जो चीज़ें हैं वह क्या हैं? वह एकात्मक हैं। आत्मा जो है वह एकात्मक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संघ और राज्य द्वारा बनाए गए कानून किस प्रकार अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किए गए हैं। अब एक और बात आपको यहाँ समझने की है, वह क्या है? पहला संघीय सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची। इसके अलावा एक सूची और है, अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची के क्या मायने हैं? अवशिष्ट सूची मतलब एक ऐसी सूची जिसमें आने वाले वर्षों में कुछ नए विषय यदि सामने आते हैं तो उसे उसमें डाला जाएगा, और उस अवशिष्ट सूची में कानून बनाने का अधिकार संघ का होगा, अर्थात केंद्र का होगा। ये भी साबित करता है कि किस प्रकार भारत के जो संविधान की आत्मा है वह एकात्मक है, यद्यपि स्ट्रक्चर जो है वह संघात्मक है। अवशिष्ट शक्तियाँ संघ को प्रदान की गई हैं और संघ को ये तय करने का अधिकार है कि इस अवशिष्ट सूचियों में जो विषय आ रहे हैं उसे वह समवर्ती सूची में डाले या राज्य सूची में डाले या संघीय सूची में डाले। इस प्रकार भारतीय संविधान में शक्तियों के विभाजन का उल्लेख विश्व के अन्य संघात्मक संविधानों की अपेक्षा ज़्यादा विस्तृत है, ज़्यादा व्यापक है, ज़्यादा स्पष्ट है। और ये बढ़ी हुई स्पष्टता इस बात को और साबित करती है कि भारतीय संविधान का ढांचा फेडरल है, या कहना चाहिए संघात्मक है। तो इस प्रकार भारत के संविधान की सूचियों के विभाजन की यदि बात करें तो अब आपको स्थिति स्पष्ट हो गई कि किस प्रकार कार्य क्षेत्र के दायरे को विभाजित करके स्पष्टता लाने का प्रयास हमारे संविधान में किया गया है। एक नज़र हम थोड़ा इन सूची पर भी डालें कि आखिर इन तीन सूचियों का विभाजन किस आधार पर किया गया, कौन से विषय केंद्र को दिए गए हैं और क्यों, और कौन से विषय राज्य को दिए गए हैं और क्यों। समवर्ती सूची में जो विषय दिए गए हैं आखिर उसके पीछे क्या औचित्य है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों को साथ लेके चलने की आवश्यकता है। तो पहला हम सूची की ओर देखें। उस सूची में 97 के 97 विषयों का तो विवरण नहीं है, लेकिन आप इसे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें जो विषय शामिल हैं वे अन्य सूची की विषयों से किस प्रकार अलग हैं। जैसे इसमें संघ सूची की बात करें तो उसमें आता है प्रतिरक्षा, परमाणविक ऊर्जा, विदेशी मामले, युद्ध और शांति जिसमें सेना भी शामिल है, बैंकिंग, रेलवे, डाकतार, वायु सेवा, बंदरगाह, मुद्रा, करेंसी अर्थात रुपया, पैसा, सिक्का। ये तो कुछ ही विषय हुए। इनमें सिर्फ केंद्रीय विधायिका ही कानून बना सकती है। अब दूसरी सूची देखें, उसके कुछ विषय हैं राज्य सूची के। पहला कृषि, दूसरा पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, भूमि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शराब राज्य सूची में है, वाणिज्य व्यापार, विदेशी व्यापार नहीं,
विदेश व्यापार संघ सूची में है, वाणिज्य व्यापार राज्य सूची में हो, पशुपालन और प्रादेशिक लोक सेवा। आमतौर पर इन विषयों पर जो राज्य की विधायिका है वो अपनी सुविधानुसार कानून बना सकती है, और इसलिए संभव है कि जो 28 राज्य हैं उनमें 28 तरह के कानून बने इन विषयों में। हर राज्य अपने तरीके से कानून बनाए, बशर्ते वह एक दायरे के अंदर है, अर्थात हमारे जो राष्ट्रीय एकता को किसी तरीके से उस पर चोट नहीं पहुंचे। ये हो गई राज्य सूची। इससे पहले मैं तीसरी सूची में जाऊं, ये दो सूचियों पर आप थोड़ा नजर डालें। पहली सूची को आप देखेंगे, वे ऐसे मामले हैं जिस पर पूरे देश का एक मत होना जरूरी है। एक ही सरकार को जिस पर निर्णय लेना जरूरी है। इन मामलों में किसी भी तरह की विभिन्नता जिसकी गुंजाइश राज्य सूची में है, खतरा पैदा कर देगी। उदाहरण के लिए यदि मैं युद्ध और शांति इस विषय को लूं, तो युद्ध, शांति और सेना, इसके मामले में केंद्र को ही पूर्ण रूपेण अधिकार है। युद्ध की समाप्ति करना, युद्ध की घोषणा करना, सेना, चाहे वो सेना के तीनों अंग हों, इन पर नियंत्रण, इनकी वर्किंग कंडीशंस। कल्पना करिए यदि युद्ध और सेना जैसे मामले राज्य के हाथ में भी दे दिए जाएं, या केंद्र से हटाकर राज्य को दे दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? हर राज्य की अपनी सेना हो सकती है, अपने अपने तरीके से उनकी यूनिफॉर्म्स होगी, उनकी ट्रेनिंग होगी, उनकी सर्विस कंडीशन होगी, और इनके हथियार, इनके औजार, ये सारी चीज़ें राज्यों के पास होंगी। तो क्या वह देश के लिए खतरा नहीं होगा? क्या देश की एकता के लिए खतरा नहीं होगा? कल्पना करिए, दो पड़ोसी राज्य क्या ऐसी स्थिति में लड़ नहीं सकते? संभावना बनती है कि दो पड़ोसी राज्यों के बीच में युद्ध की स्थिति हो जाए। तो ऐसे वाले मामले। दूसरा, यदि हम दूसरी ओर देखें, रेलवे राष्ट्रीय सूची में क्यों है? उसका रक्षा से तो कुछ लेना देना नहीं, लेकिन रेलवे राष्ट्रीय सूची में इसलिए है क्योंकि ट्रेन का जो मूवमेंट है उसका नियंत्रण केंद्रित होना चाहिए। अन्यथा कल्पना करिए, एक ट्रेन दिल्ली से निकलती है और मध्य प्रदेश की सीमा पर उसके पहुंचने का समय 12 बजे है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार, यदि यह विषय राज्य सूची में होता तो मध्य प्रदेश की सरकार इस ट्रेन को सीमा में घुसने की अनुमति 2 बजे देती है। तो क्या अर्थात 2 घंटे तक वह ट्रेन सीमा पे खड़ी रहेगी? या दिल्ली, जहां से केंद्र प्रारंभ होती, जो ट्रेन प्रारंभ होती, उसका समय बदला जाए? तो ऐसे मुद्दे, ऐसे ही वायु सेवा, बंदरगाह और विदेशी मामलों में राज्यों को किसी भी तरीके से दखल देने का अधिकार नहीं है। भारत के संबंध पाकिस्तान से कैसे होंगे, यह केवल एक सरकार, वह भी संघीय सरकार तय करेगी। अन्यथा कितनी विचित्र स्थिति हो जाएगी यदि राज्यों के पास विदेश संबंधी मामलों के अधिकार दे दिए जाएं, तो हो सकता है कुछ राज्य हमारे दुश्मन राज्यों के साथ किसी तरह का समझौता कर लें, किसी तरह की साठगांठ हो जाए, जो देश के लिए खतरा है, और एक बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो जाएगी। इसलिए राष्ट्रीय हित के मामले, कुल मिलाकर कहने का उद्देश्य ये है कि राष्ट्रीय हित के जितने मामले हैं वे सब केंद्र सूची में आते हैं। ऐसे मामले जिसमें एक ही मत होना चाहिए वे केंद्रीय सूची में आते हैं। ऐसे मामले जो देश के लिए, देश की सुरक्षा, देश की एकता, देश की अखंडता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वे मामले एक सरकार के हाथ में, संघ सरकार के हाथ में, उनसे जुड़े मामले। और वैसे दूसरी ओर
राज्य सूची में वे मामले हैं जिनमें राज्यों को स्वतंत्रता दी गई है अपने तरीके से कानून बनाने की, चाहे वो वन संबंधी कानून हो, चाहे पशुपालन संबंधी कानून हो, चाहे पुलिस संबंधी कानून हो। ये राज्य अपने अपने तरीके से अपने राज्य का प्रशासन चलाने के लिए इन विषयों में जैसा उचित समझें वैसा करने के लिए स्वतंत्र हैं। तीसरी सूची जो समवर्ती सूची है, यह क्या है? समवर्ती सूची अर्थात इसमें वे विषय शामिल जिसमें केंद्र और राज्य दोनों की विधायिका इन मामलों पर कानून मिलकर बनाती है। ये सूची में एक विषय देखिए, शिक्षा। शिक्षा की यदि हम बात करें तो समवर्ती सूची में शिक्षा के विषय पर बात करें तो जब आपको मालूम होना चाहिए कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो शिक्षा जो विषय था वो पहले राज्य की सूची में था, और राज्य की सूची में होने के कारण इसका परिणाम यह हुआ कि इसने क्षेत्रीयवाद को जन्म देना शुरू किया। विभिन्न राज्य अपनी अपनी भाषाओं में बच्चों की पढ़ाई करने लगे, अपने अपने क्षेत्र के विषय इतिहास पर ज़्यादा जोर और राष्ट्रीय एकता से संबंधित विषयों पर तुलनात्मक दृष्टि से कम जोर। क्षेत्रीय परंपराएं, क्षेत्रीय इतिहास, क्षेत्रीय भाषा, परिणाम कुल मिलाकर ये इसने क्षेत्रीयता को ज़्यादा बढ़ावा दिया राष्ट्रीयता की तुलना में। राष्ट्र प्रेम के बदले क्षेत्र प्रेम ज़्यादा बढ़ने लगा। भय इस बात का था यदि ऐसा ही बढ़ता चला गया तो ये सब क्षेत्र अपने को एक स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में देखने लगेंगे, जो देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए खतरा है। बाद में इस विषय को इस मुद्दों के तहत बदलकर केंद्र में लाया गया। जब केंद्र के तहत लाया गया तो दूसरी समस्याएं सामने आई। केंद्र ने एक भाषा में पूरे देश में अध्ययन प्रणाली लागू करने का प्रयास किया। परिणाम क्या हुआ? दक्षिण के लोगों ने का सख्त विरोध किया। कुछ और भी ऐसे बातें आई जिससे कि केंद्र के द्वारा शिक्षा संबंधी विषय पर किसी तरह का संशोधन या कानून बनाने पर कुछ राज्यों द्वारा, कुछ क्षेत्रों द्वारा कड़ा विरोध हो रहा था। दक्षिण में केंद्र के द्वारा हिंदी को लादे जाने के विरोध में बहुत शोर शराबा, बहुत हिंसा, लूटपाट, आगजनी आदि हुई और अंततः केंद्र को झुकना पड़ा। परिणाम ऐसा विषय जो दोनों के बीच में जिसमें सामंजस्य की जरूरत हो उसे समवर्ती में डाल दिया गया, और अब शिक्षा के मामले में इस तरह के विवाद नहीं होते क्योंकि अब दोनों केंद्र और राज्य मिलकर शिक्षा के मामले में किसी भी विषय पर, किसी भी मुद्दे पर शिक्षा के मामले में एक मत होने के बाद ही आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही समवर्ती सूची में मजदूर संघ है, वन है, सामानों में मिलावट वाली बात है, गोद लेना और उत्तराधिकार, कृषि भूमि के अतिरिक्त किसी अन्य संपदा का हस्तांतरण, ऐसे विषय जिस पर दोनों की सहमति की जरूरत है, दोनों की सहमति देश के हित में है, ऐसे विषय समवर्ती में डाले गए। अब अंतिम जो सूची है जिसका मैंने जिक्र किया, अवशिष्ट शक्तियां, कौन सा ऐसा विषय है जो आपको लगता है जो अवशिष्ट शक्तियों की सूची में आया होगा या जो इन 211 की सूची में नहीं है? एक विषय आपको मालूम होना चाहिए, साइबर से जुड़ी हुई बातें, स्पेस से जुड़ी हुई बातें। ये वो सूची है या उसमें वो विषय शामिल हैं जिनका उल्लेख किसी भी सूची में नहीं है? मैंने बताया साइबर कानून। इस साइबर कानून के विषय पर केवल केंद्रीय विधायिका ही कानून बना सकती है। अर्थात संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बनाया और 1950 में जब लागू हुआ, उसके बाद यदि किसी नए तरीके के विषय आते हैं जो उस समय नहीं थे, उन विषयों के ऊपर भी संघ का अधिकार है। कानून बनाने का अधिकार संघ को है, या संघ तय करेगा कि यह विषय राज्य को दिया जाए या समवर्ती में डाला जाए। अर्थात सूचियों
कि संघात्मक व्यवस्था होने के बावजूद अवशिष्ट सूची एकात्मक ढांचे की ओर इशारा करती है, एकात्मक सोल की ओर इशारा करती है। ढांचा तो रहता है संघात्मक।